हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक में पीछे रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग अभी रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर इसका डीपीपी आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप उसे रूम पर बैठ के सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बहुत ही आसान क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से। धीरे धीरे इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आपको जो डीपीपी मिलेगा वो डीपीपी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे सिंपल और यही से हम सीख सकते हैं आसानी से किस प्रकार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन सब लिखा जाता है। समझ, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा, प्रत्येक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा है, एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और पूरे रिएक्शन का भी ऑर्डर पूछा है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? 2HCrO4 6I 14H प्लस, एरो देखे लिखे 2Cr3 प्लस 3I2 प्लस 8H2O। ठीक है, ये है रिएक्शन। अब समझो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कितना है 6, यहाँ कितना है 14, तो 14 और 6 हो गया 20 और 2 हो गया 22। रिएक्टेंट में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उसको आप जोड़िएगा तो 22 दिख रहा है। तो क्या रिएक्शन का ऑर्डर 22 हो जाएगा? नहीं, उतना हाई ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता है। बात को समझ गए? जनरली ऑर्डर का जो है रिएक्शन का ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फ्रैक्शनल, जीरो, थोड़ा निगेटिव, ये सब हो सकता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। बताया है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर आप ऑर्डर नहीं फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं डिटरमाइन कर सकते। ठीक है, ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है कि जब ये रिएक्शन हुआ होगा तो उस समय एक्चुअली कितना मॉलिक्यूल आपस में टकराया होगा। समझेंगे? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, या सिंपली उसको रेट भी बोलते हैं, रेट लॉ भी बोलते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या है कि रेट इक्वल टू के HCrO4 I H प्लस पर पावर 2। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन यहाँ टर्म लिखा हुआ है, इस पर कितना पावर है? 1। इस पर कितना पावर है? 1। यहाँ कितना पावर है? 2। यही तो ऑर्डर कहलाता है। तब लिखेंगे यहाँ पर ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू HCrO4 ये हो जाएगा 1 होगा। पूछेंगे ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू I माइनस, ये भी हो जाएगा 1। जो पावर होता है, समझो रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ बता? ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म रहता है लिखा हुआ, उस पर जो पावर होता है, पावर, वही पावर उस रिएक्टेंट का ऑर्डर कहलाता है। इस पर पावर 1 है, HCrO माइनस के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया 1, I माइनस के रेस्पेक्ट में हो गया 1, और H प्लस के रेस्पेक्ट में 2। या फिर लिखेंगे ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू H प्लस कितना है 2। तो देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो ऑर्डर है 1, ये 1, ये 2, ये इंडिविजुअल रिएक्टेंट का है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो सभी के पावर को सम कर दीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी 4। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? 4। तो इस प्रकार से आप इसका निकाल लीजिएगा आसानी से। ठीक है, H2O2 पर पावर कितना है? 1। इस पर पावर कितना है? 1। इस पर पावर कितना है? 0। तो H2O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया 1, I माइनस के रिस्पेक्ट में 1, H प्लस के रिस्पेक्ट में 0। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है उससे नहीं मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ऑर्डर को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर होगा वही उस रिएक्टेंट का ऑर्डर होगा, और ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, सभी पावर को जोड़ देंगे, 1 + 1 + 0, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेगा। तो आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी बुक में या किसी बुक में, कॉम्पिटिटिव बुक में, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं केमिकल काइनेटिक का, तो मेनली आपको 2 टॉपिक पर बेस्ड ही क्वेश्चन दिखेगा। मेनली एक तो अभी पढ़ा रहे हैं, सो बात समझ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का। एनसीईआरटी में देखिएगा बॉक्स में डेटा दे करके कई सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, डेटा बेस्ड, वो सब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सब है। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। केमिकल काइनेटिक का चैप्टर उलटिए एनसीईआरटी का, उसके क्वेश्चन को देखिए। अधिकांश क्वेश्चन आपको देखिएगा कुछ स्टेटमेंट के नीचे बॉक्स बना हुआ, उसमें डेटा लिखा रहता है, ठीक है। तो एक तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन सब कुछ पढ़ना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन फिर आपको एनसीईआरटी में दिया रहता है। मेनली इसी दोनों टॉपिक पर अधिकांश क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसे अच्छे ढंग से सुनिए, और उस सभी टॉपिक में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, स्पेशल है। इसको सीखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। यह 2 तरीका सीखेंगे। एक तो हम लोग कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे अपने ब्रेन को, बिना कलम चलाए हुए हम सवाल को बना सकते हैं, बिना पेन और पेपर का। पहली बात तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे ही दिमाग लगाना है। दूसरी बात, बोर्ड एग्जाम में इसको कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, वो हम बताएंगे, ठीक है। दोनों मेथड अभी हम सीखते हैं। देखो, फॉर द रिएक्शन 2x, पहले हम बोर्ड के हिसाब से कैसे बनाना है इसको पूरा समझा देते हैं, उसी को कॉमन सेंस में अप्लाई कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने लगेगा। फॉर द रिएक्शन 2x, एरो देके लिखे x2, यानी 2x से x2 बढ़ा। The rate of reaction becomes 27 times when the concentration of X is increased 3 times। कहता है कि इस रिएक्शन के लिए अगर हम जो रिएक्टेंट है यहाँ X, उसके कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दे, उस रिएक्शन का रेट 27 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। What is the order of reaction? इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सोचो कॉमन सेंस लगा के क्या होगा कि किसी भी रिएक्शन का रेट मान लो कुछ है x, अगर x को हम, और उसका रेट कुछ ना कुछ होगा r मान लेते हैं, अगर उसके हम कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दे तो रेट 27 गुना हो जाता है। तो सीधी सी बात है, 3 पर कितना पावर बैठाएंगे कि 27 आ जाएगा। 3 पर पावर 3 बैठा देंगे, 3 पर पावर 3 कर देंगे तो 27 हो जाएगा ना। तो 3 पर पावर 3 पावर जो है वही हमारा ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। सीधी सी बात, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। दैट्स इट। इस तरह सिंपल सोचना है कि कितना टाइम्स हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कितना टाइम्स रेट बढ़ जाता है, ठीक है। बात समझ गए। अगर मान लो कि कंसंट्रेशन हम 2 गुना करें और रेट भी 2 गुना हो जाए, सपोज करो कंसंट्रेशन 2 गुना किए, रेट भी 2 गुना हो गया, तो मान लो पहले रेट इक्वल टू x है, तो x को 2x करेंगे तो रेट भी 2r हो गया। इसका मतलब x पर पावर 1 होगा। अगर हम कंसंट्रेशन जितना टाइम बढ़ाते हैं, ठीक है, रेट भी उतना ही टाइम बढ़ जाए तो समझो पावर 1 आना है। अगर हम कंसंट्रेशन 2 गुना करें, ठीक है, और रेट 4 गुना हो जाए तो सीधी सी बात है पावर 2 आएगा, तो ही 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। बात समझ रहे हैं। अगर हम कंसंट्रेशन 3 गुना कर दें तो रेट 9 गुना हो जाए, सीधी सी बात है 3 पर पावर 2 करेंगे तो ही 9 होगा, यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर होगा। बात समझ रहे हैं। अगर हम कंसंट्रेशन 2 गुना करें और रेट 8 गुना हो जाए तो 2 पर कितना पावर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 3, ये पावर हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर। अगर हम कंसंट्रेशन 3 गुना करें, ठीक है, और रेट अगर हमारा मान लो 81 टाइम्स हो जाए, 81 टाइम्स, तो 3 पर कितना पावर देंगे कि 81 हो जाएगा, 4, यानी 4th ऑर्डर रिएक्शन हो गया। समझ गए। ये कॉमन सेंस लगा कर बना सकते हैं।
अब इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनिशियली जो रेट है, रेट को हम आर से दर्शाते हैं, होगा कि रेट कंसेंट, यहां पर आपका रिएक्टेंट है एक्स पर पावर अल्फा। क्योंकि हमें तो ऑर्डर नहीं पता है, रिएक्टेंट तो हमारा एक्स है। यहाँ रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर पावर समथिंग। ये अल्फा हो सकता है 2 के बराबर हो, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके बराबर नहीं भी आ सकता है। चेक कर लेते हैं क्या आता है ना। बात समझ गए? अब देखो कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ाइए, ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग concentration of x 3 times, है ना, 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो रेट कितना हो जाता है 27 गुना। तो नाउ क्या लिख सकते हैं 27R इक्वल टू के, x का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स की है तो लिखेंगे आप 3x पावर अल्फा। बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या हुआ समझते चलो, ठीक है। इनिशियली रेट इक्वल टू लिखे के x पर पावर अल्फा, 3 गुना कंसंट्रेशन जब बढ़ा दिए तो x का हो गया 3x, तो रेट हो जाता है 27R। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करना है देखो, इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से, तो 27R बाय R इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के 3x पर पावर अल्फा, यहाँ के x पर पावर अल्फा, ठीक है। आर ये बात समझ में, यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, है ना। सोचो क्या हो जाएगा, सोचो, सिंपलीफाई करो इसको। तो 3x पर पावर अल्फा है, यहाँ x पर पावर अल्फा है ना, यहाँ x भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं देखो, तो चेक करो इसको, सिंपलीफाई करो इसको, जो आएगा सो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर 27 इक्वल टू 3 पर पावर अल्फा, है ना। जो भी कंसंट्रेशन था इसका मान लो, ठीक है, 3 गुना हो गया, तो यहाँ पर आपका जो पहले लिखे थे सो है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 3 पर पावर अल्फा हो गया, 3 पर पावर अल्फा, x पर पावर अल्फा, x पर पावर अल्फा, x पर पावर अल्फा, x पर पावर अल्फा कट जाएगा, समझ रहे ना। तो क्या बचेगा, अब देखो यहाँ क्या करें कि अल्फा है, जब यहाँ 3 पर पावर 3 करें, 3 पर पावर अल्फा होगा, दोनों यहाँ 3 है तो पावर यहाँ अल्फा कितना आ गया 3, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 3, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था। देखो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लिखा हुआ है, लेकिन पावर आ गया यहाँ पर कितना 3। तो पहले बताए थे जो रीने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ था उसकी मदद से निकाल लिए, ठीक है। इसको चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। कॉमन सेंस भी लगा के बना सकते हैं और बोर्ड में पूछा जाएगा तो ऐसे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे भी सीखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी, कोई एक रिएक्शन है जिसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा पाया गया, किस प्रकार से है वो, रेट इक्वल टू के NO2 माइनस I माइनस H प्लस पावर 2। कोई रिएक्शन था नहीं मालूम, क्योंकि हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जो भी रिएक्शन था उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन, जब हम लोग ये सब चेंजिंग करेंगे, 3 क्वेश्चन इसमें है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल का आसान सा क्वेश्चन है। देखो NO2 पर पावर 1 है, I पर भी पावर 1 है, H प्लस पर पावर 2 है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल, पहला क्वेश्चन है, इसके कंसंट्रेशन को डबल किया गया,
यानी बाकी को नहीं डबल किया गया। तो अगर इसका डबल करेंगे तो यहाँ पावर कितना है 2, तो 2 का पावर 2 करेंगे, 2 का पावर 2 तो कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो इसका 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस इज हाफ। अगर I का कंसंट्रेशन आधा किया गया, I पर पावर कितना है ये बता, I पर पावर कितना है 1। तो अगर पावर 1 रहेगा ना तो क्या बताए थे कि जितना यहाँ चेंजिंग करेंगे रेट में उतना ही चेंजिंग आएगा। तो अगर हम I का कंसंट्रेशन हाफ कर दिए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगा। इसका डबल किए थे, यहाँ पावर अगर 1 रहता तो रेट डबल हो जाता, लेकिन चूंकि पावर 2 है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। अगर सपोज करो इस I पर माइनस हाफ रहता, I पर पावर I माइनस इस पर पावर हाफ रहता, हाफ पावर रहता, सपोज करो यहाँ 1/2 पावर रहता, तब हम अगर I का कंसंट्रेशन हाफ कर देते तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हो जाता। बात को समझे, ध्यान से लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। तो अगर I का पावर 1/2 रहता, तब अगर हम I का कंसंट्रेशन घटाते तो रेट फाइनली क्या था 1/4। अगर मान लो पावर 2 है तो कंसंट्रेशन डबल करने पर पावर 2 हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर पावर हाफ रहेगा तब हाफ करेंगे तो उसका 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन सोचो, प्रत्येक का हमें ट्रिपल कर देना है, 3 गुना कर देना है, प्रत्येक का 3 गुना कर देना है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पर इसका 3 गुना करेंगे तो रेट भी 3 गुना, इसका 3 गुना किए रेट फिर 3 गुना, इसका 3 गुना करेंगे तो पावर कितना है यहाँ पर सोचो 2 है तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 2 यानी 9 होगा। तो रेट हो जाएगा 3 टाइम्स इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसके रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स, इसके रेस्पेक्ट में 9 टाइम्स। तो 3 into 3 into 9 यानी 3 into 3 into 3 पर पावर स्क्वायर। अगर इसका कंसंट्रेशन 3 गुना किए हैं तो पावर यहाँ 1 है ना, तो रेट भी 3 गुना हो गया। I माइनस पर पावर 1 है, कंसंट्रेशन 3 गुना करेंगे रेट 3 गुना हो गया, इसका भी 3 गुना किए, इस पर स्क्वायर है, रेट इसके रिस्पेक्ट में 9 गुना हो गया। सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 या 27 या 81 81, यानी तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 81 टाइम्स। सीखे है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन, लॉजिकली सोच पाना। चलो अब इसको हम बनाते हैं यहाँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस इक्वल टू A मोल पर लीटर, I माइनस का कंसंट्रेशन मान लेते हैं B मोल पर लीटर, और H प्लस का कंसंट्रेशन मान लेते हैं C मोल पर लीटर, है ना, C मोल पर लीटर। क्लियर है। क्योंकि इसी कंसंट्रेशन का हम डबल या हाफ कुछ करेंगे, इनिशियली रेट लॉ एक्सप्रेशन यानी R इक्वल टू हम लिख सकते हैं K, है ना, मोलर कंसंट्रेशन A, मोलर कंसंट्रेशन B, मोलर कंसंट्रेशन C पर पावर स्क्वायर। ये तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, NO2 का कंसंट्रेशन A, I माइनस का B माने हैं और H प्लस का C माने उसका स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, यानी ये हमारा क्या निकल गया KABC स्क्वायर। शुरू में हमारा रेट यही है KABC स्क्वायर। अब समझो पहला क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल, डबल करना है। ठीक है, तो रेट पूछ रहा है क्या हो जाएगा। अब हमारा रेट क्या हो जाएगा, तो K A का A रहने दिए, B का B रहने दिए, C हो गया हमारा डबल, तो 2C का स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलो 4KABC स्क्वायर। पहले का रेट कितना था, पहले KABC स्क्वायर, अब कितना हो गया 4KABC स्क्वायर। तो पहले के रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स बढ़ गया ना रेट हमारा,
4 टाइम्स हो गया। ये पहले का रेट था KBc², अब है 4KBc², यानी H का कंसंट्रेशन डबल किए तो रेट हमारा पहले के रेशियो में 4 टाइम्स हो गया। तो आंसर हो गया यहाँ पर 4 टाइम्स, है ना, बहुत सिंपल। दूसरा क्वेश्चन देखो कि कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस इज हाफ। तो अब रेट निकालेंगे तो क्या करिएगा, KA और I का कंसंट्रेशन क्या था बोलो, B है, उसका हाफ किए तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/2B, 1/2B इंटू C का स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर कोई पावर नहीं था, जो था वो लिख दिए, क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 KABc²। पहले का KBc² है, यहाँ KBc² है, तो चूंकि यहाँ I पर पावर 1 है, तो अगर हम I का कंसंट्रेशन हाफ करेंगे तो रेट भी हाफ हो जाएगा। देखो हाफ आया, ठीक है। अब आप समझे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन समझो, तीनों को कर दिया गया है 3 गुना, तीनों का कंसंट्रेशन 3 गुना किया गया है। अब रेट निकालेंगे, ठीक है, K इंटू 3A इंटू 3B इंटू 3C का होल स्क्वायर। A को भी 3 गुना किए, B को 3 गुना किए, C को 3 गुना किए, इस पर पावर 2 है तो बैठा दिए 2। क्या हो गया, 81 KABc²। पहले कितना था, KBc², तीनों रिएक्टेंट का 3 गुना किए, कितना आ गया, 81 KBc²। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हाफ टाइम्स और इसका आंसर हो गया 81 टाइम्स। यानी पहले जो रिएक्शन था रेट का शुरुआती दौर में, अगर हम तीनों रिएक्टेंट का 3 गुना कंसंट्रेशन कर देंगे तो रेट हमारा 81 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। बच्चों अब हम लोग यहाँ पर एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी में इसी प्रकार का डेटा आपको दिया रहता है और फाइनली रेट लॉ एक्सप्रेशन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कहेगा। अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर आएगा उसको ऐड कर देंगे तो ऑर्डर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। अब ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे बन जाएगा एकदम एग्जैक्ट। कैसे देखते चलो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कोई रिएक्शन है 2P + Q जिससे S बना। फॉलोइंग डेटा इज गिवन, ये डेटा आपको दिया हुआ। P का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, Q का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट लिखा हुआ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो P का कंसंट्रेशन 6 × 10⁻², Q का कंसंट्रेशन 10⁻², और रेट है 0.0012। ये तो हमारा इनिशियल होता है जब शुरू में लिए थे तब। ठीक है, अब समझो ध्यान से कि अगर हम P का कंसंट्रेशन वही रहने दिए, देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किए हैं, पहले जो P था वही P दिख रहा है यहाँ पर। Q को देखो क्या हो गया, Q को देखो क्या हो गया, 10⁻², यहाँ दोगुना हो गया, 2 × 10⁻²। तो पहले जो रेट था वो भी देखिए दोगुना हो गया, 0.0024। हम क्या कराए हैं, अगर किसी, ये तो हमारा वही रह गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो Q का कंसंट्रेशन अगर हम डबल करते हैं तो रेट भी डबल हो रहा है। इसका मतलब Q पर पावर कितना आएगा, Q कंसंट्रेशन पर पावर 1। क्या करना है कि अगर हम कंसंट्रेशन डबल करते हैं और रेट 4 टाइम्स हो जाता तो पावर 2 आएगा। कंसंट्रेशन डबल करते हैं और रेट भी डबल हो गया तो पावर 1 आएगा। है ना, आसान निकाला। सोचो, देखो बिना कलम चलाए सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया हमारा 1, B पर पावर, सॉरी B, Q बोल रहे हैं, Q है, B बोलने का आदत है, B बोल देते हैं। Q के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हमारा आ गया 1। क्लियर है, बात समझ गए। अब देखो फिर पहला से तीसरा को कंपेयर करो। P का कंसंट्रेशन डबल हो गया, 6 × 10⁻² था, 12 × 10⁻² हो गया, डबल कर दिए।
पहले एक्सपेरिमेंट में Q का कंसंट्रेशन 10⁻⁻² था, अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में 10⁻⁻² ही है। इसका मतलब समझो, Q का कंसंट्रेशन वही रह गया यहां से यहां, और P का कंसंट्रेशन डबल हो गया। तो देखो यहाँ पर रेट भी यहां से यहां डबल है, इसके रिस्पेक्ट में डबल है। इसका क्या मतलब निकला, फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में P हमारा कांस्टेंट रहा, Q को डबल किए तो रेट भी डबल हो गया, यानी Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 1। ठीक है, पहला और तीसरा एक्सपेरिमेंट को देखिए, Q कांस्टेंट है, P डबल हो गया तो रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब है कि P के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, तो जो पावर आएगा P पर पावर 1, Q पर पावर 1, इस दोनों को जोड़ दीजिए 1 और 1 को, तो क्या हो गया 2। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या निकल गया, 2। ये तो पूछ रहा है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, बहुत सिंपल। ऐसे आसानी से सोच लेते हैं हम लोग डेटा की मदद से। क्लियर है। अब समझो कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को पूछेगा बोर्ड में तो कैसे बनाएंगे वो देखो। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है समझो। लाइट कट गया है, सीधा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझो। इस रिएक्शन के लिए हम सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लीजिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा के P पर पावर अल्फा Q पर पावर बीटा, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है। यही अल्फा और बीटा हमें निकालना है। क्लियर है। चलो ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए हमारा हाइपोथेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखो, रेट मान लेते हैं इसको R1, ठीक है, तो K है ना। अब किसी भी रिएक्शन के लिए हम जानते हैं कि K का वैल्यू नहीं बदलता। रेट कांस्टेंट जो है K वो टेम्परेचर बदलेंगे तो बदलेगा, यहाँ ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो तीनों एक्सपेरिमेंट के केस में हम पढ़ा चुके हैं K जो है रेट कांस्टेंट वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। कंसंट्रेशन डबल करे, ट्रिपल करे, हाफ करे, K पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। K पर फर्क पड़ेगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, रिएक्टेंट बदल देंगे, है ना, या फिर कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो बस। बाकी कंसंट्रेशन घटाने बढ़ाने से K पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो K क्या, P का कंसंट्रेशन कितना है देखो, 6 × 10⁻⁻² पर पावर अल्फा, और Q का कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁻² पर पावर बीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। और रेट कितना है 0.0012, लिख देते हैं यहाँ पर 0.0012 पहला रेट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आइए, R2 कितना है 0.0024, रेट डबल हो गया। तो K और इसका कंसंट्रेशन तो वही है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, इस पर पावर अल्फा की, और इसका कंसंट्रेशन क्या है 2 × 10⁻⁻² पर पावर बीटा, इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसी तरह तीसरा एक्सपेरिमेंट में भी लिखेंगे R3 0.0024 = K, और इसका एक्सपेरिमेंट कितना है 12 × 10⁻⁻² पर पावर अल्फा और 10⁻⁻² पर पावर बीटा, इक्वेशन मान लीजिए 3। हो गया, बस देख रहे हैं, होता है आसान। तीनों का लिख लिए। इस तरह से हम रिएक्शन इक्वेशन तैयार कर लेंगे। जो एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा सबसे पहले हम रेट लॉ एक्सप्रेशन का एक हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेंगे इस तरह से, P पर पावर अल्फा Q पर पावर बीटा, और जो एक्सपेरिमेंट है 1 2 3 जितना एक्सपेरिमेंट रहेगा उतना इक्वेशन तैयार कर लेंगे। अगर 4 एक्सपेरिमेंट रहता तो 4 इक्वेशन तैयार करते। 3 एक्सपेरिमेंट है, 3 इक्वेशन तैयार कर दिए, इस पर बैठा के लिख लिए। अब हो गया क्वेश्चन आसान। अब क्या करें, देखो यहाँ कॉमन सेंस लगाना है कि किसको किससे डिवाइड करे कि कोई एक कंसंट्रेशन टर्म कट जाए, कोई एक कंसंट्रेशन टर्म कट जाए। तो 1 को 2 में डिवाइड करेंगे, एक बार 1 से 3 में या 3 से 1 में, जैसा करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्वेश्चन को आसान बनाना है, ठीक है, इसलिए इस तरह से कॉमन सेंस लगाना है कि कैलकुलेशन आसान हो जाए।
ये सोच लो, ठीक है ना। तो कोशिश करना है कि जो बड़ा वैल्यू आता है उसको ऊपर रखें, छोटा वाला वैल्यू नीचे रखें, ताकि काटने में आसानी हो। क्लियर है? डेसिमल कैसे भी बनाएंगे सवाल बनेगा, आंसर में गलत नहीं आएगा। देखो हम यहाँ क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करो। इक्वेशन 2 क्या है? R2 बाय R1, इसका वैल्यू कितना है? 0.0024 भाई, 0.0024 बाय 0.0012 इक्वल टू, जो काटना है उसको काट दो भाई, यहीं पर काट दो। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, ये ऊपर ये नीचे, पूरा लिख दे, ये समझ में आ रही बात। ऊपर जाएगा 2 × 10⁻⁻² पर पावर बीटा, और नीचे हो जाएगा 10⁻⁻² पर पावर बीटा, ठीक है। तो ये भी कट के 2 हो जाएगा, 2 बार में कटा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 2 पर पावर बीटा आएगा, तो 2 = 2 पर पावर बीटा। यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, इसलिए बीटा = क्या आ गया? 1। ये तो मैंने बताया था आपको, देखो ये तो निकाले है ना मैथमेटिकली। अब शुरू में क्या पढ़ाए थे? देखो ये कांस्टेंट है पहला दूसरा एक्सपेरिमेंट में, ये कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रेट भी डबल हो गया। जब कंसंट्रेशन डबल हो रेट डबल हो, कंसंट्रेशन डबल रेट भी डबल, तो पावर 1 आएगा। कंसंट्रेशन डबल रेट 4 टाइम्स तो पावर 2 आ जाता है। देखो 1 आया ना यहाँ पर। अब क्या करना है तीसरा में? इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। 3 में 1 से डिवाइड करो, तो 3 का कितना है? 0.0024 बाय 0.0012 इक्वल टू, इसमें इससे डिवाइड करना है तो 10⁻⁻² बीटा, 10⁻² बीटा कट जाएगा, चेक करो कैंसिल हो जाएगा ना वो। इसमें फिर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 12 × 10⁻² पर पावर आपको अल्फा बाय 6 × 10⁻² पर पावर अल्फा, ठीक है। क्योंकि इस बीटा पर पावर यहाँ 10⁻² पर पावर बीटा, बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं 1, यहाँ 1 करेंगे क्या हो जाएगा? पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बाय ये वही चीज आ गया। देखो इससे इसको फिर काटेंगे 2 टाइम्स, ये कट जाएगा 6 पर 2, यहाँ हो जाएगा क्या? 2 = 2 पर पावर अल्फा, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ पावर अल्फा है, यानी अल्फा = क्या आ गया? 1, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू P 1, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू Q 1, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, पावर को जोड़ देते हैं, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है ना? बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो बोर्ड में जब पूछेगा तो आप ऐसे पूरा लिखिएगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है जितना लिख करके हम आंसर सॉल्व करें। तो डायरेक्ट डेटा को रिलेट करके अगर मैथमेटिकल ब्रेन है तो खुद से सोचने की कोशिश करो। मैं समझा चुका हूँ कि कंसंट्रेशन अगर डबल करेंगे, ठीक है, और रेट भी डबल हो जाए तो पावर 1 होगा। कंसंट्रेशन डबल करे और रेट हाफ हो जाए तो पावर क्या हो जाएगा? सोचो, कंपेयर करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर हम 3 गुना करें और रेट 81 टाइम्स हो जाए तो 3 पर पावर 4 हो जाएगा, यानी ऑर्डर 4 हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत है इस तरह? नोट कर लीजिए इस चीज का, सोचिए जो बोले ना वो सारे चीज को खुद से दिमाग में रख के सोचते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सीखो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन और ध्यान से समझना है। मैंने जो पीछे पढ़ाया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं तो इस थ्योरी में आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी पढ़ाया गया था, के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन के टर्म में, प्रेशर के टर्म में। ये सारी बातें पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है।
अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, पीछे जाइए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो टॉपिक पढ़ाया गया था कॉपी में अगर आप नोट कर रखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसी की मदद से ये सवाल बनेगा। जब पिछले वीडियो में थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि यूनिट का बहुत आगे काम करने वाला है। इस क्वेश्चन में देखो यूनिट की मदद से ही सवाल बनेगा, ठीक है ना, बात को समझो। तो एक बार उसको देख लीजिएगा आप लोग। द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं? के। यहां लिख देते हैं रेट कांस्टेंट मतलब के। ये क्वेश्चन में आपको नहीं लिखा रहेगा, हम तो अभी लिखे ना, ये आपको समझना है रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है। के, रेट लॉ एक्सप्रेशन अलग चीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है, रेट कांस्टेंट अलग चीज है। रेट कांस्टेंट के है। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखा हुआ है 2N2O5 एरो देखिए 4NO2 प्लस O2 इज 3 × 10⁻⁻5 पर सेकेंड। ये देखो पर सेकेंड, ठीक है। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी के का वैल्यू 3 × 10⁻⁻5 पर सेकेंड दिया हुआ है। अब जाइए पीछे देखिए कि किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, यानी किस ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड था। याद आ रहा है आपको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, कोई चर्चा नहीं किया है, फिर भी हम रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख करके समझ गए यहाँ पर कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड में आता है या पर टाइम कह सकते हैं इसको, तो समझिए फर्स्ट ऑर्डर है। अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड रहता, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट होता है, ठीक है, तो समझ जाते हो ऑर्डर जीरो ऑर्डर होगा। अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट लीटर पर मोल पर सेकेंड, एक पता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, वो जीरो ऑर्डर के लिए है। लीटर पर मोल पर सेकेंड सेकेंड ऑर्डर के लिए है। लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर पर सेकेंड थर्ड ऑर्डर के लिए। क्लियर है? तो पर सेकेंड देख के हम समझ गए कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखो आप हम लिख सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू के, रिएक्टेंट है N2O5 पर पावर 1। क्योंकि रेट कांस्टेंट के वैल्यू से पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब कंसंट्रेशन टर्म पर पावर कितना आएगा 1। अब 1 लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो रेट कितना दिया हुआ, देखो रेट का दिया हुआ है 2.4 × 10⁻⁻5। के का वैल्यू भी दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻5 into N2O5। यहां से N2O5 निकालेंगे, जिसको नीचे ले जाइए। N2O5 का कंसंट्रेशन अगर निकालते हैं तो 2.4 × 10⁻⁻5 by 3 × 10⁻⁻5। इससे ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बताओ 2.4/3। काटिए, किसी से काटिएगा, 3 से, 3 6 18, 8/10 है कि नहीं? कितना आ गया 0.8 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। जब यहाँ आंसर डी, ये डी हमारा आंसर हो गया। बस यही तो इस क्वेश्चन में करना था, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन, चेक करो एक बार। इस तरह का क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट के यूनिट से हम पहचान गए कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखाने वाला है। अगर इसका यूनिट नहीं रहता तो ये अल्फा मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर जो भी रहता डेटा उस हिसाब से सोचते हैं हम लोग। यहाँ समझो कि रेट कांस्टेंट का जब यूनिट दे दिया पर सेकेंड में है तो अंडरस्टूड है वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो यूनिट से आपकी ड्यूटी है पहचानना। पीछे जाइए, यूनिट को याद कर लीजिए और उससे फिर क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। अगर यूनिट नहीं याद है परेशान हो जाइएगा, सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आज जितना मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, इस पर बेस्ट आपका क्वेश्चन जो मैं डीटीपी लूंगा
मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपने आज के वीडियो को अच्छे ढंग से देखा है, सुना है, समझा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा देखने में बड़ा सा दिख रहा होगा, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिए। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन पीटी सरफेस, प्लेटिनम सरफेस पर अमोनिया का डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है, 2NH3 डिकम्पोज होकर N2 और H2 बनाता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, वैसे उसका थ्योरी लिख दिया कि प्लेटिनम सरफेस पर अमोनिया किस प्रकार से डिकम्पोज हो रहा है। इसमें दो क्वेश्चन है। इफ द डिकम्पोजिशन इज जीरो ऑर्डर, साफ साफ लिख दिया, डिकम्पोजिशन को क्या माने हैं, जीरो ऑर्डर, देन व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, N2 और H2 के प्रोडक्शन का रेट यानी फॉर्मेशन का रेट, जो कि शुरुआती क्लास में पढ़े थे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन के जगह पर प्रोडक्शन लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है फॉर्मेशन लिखे या प्रोडक्शन लिखे। तो क्या कहता है कि अगर डिकम्पोजिशन जो है जीरो ऑर्डर है तो हमको N2 और H2 के प्रोडक्शन का रेट निकालना है अगर K का वैल्यू यानी रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। अब रेट कांस्टेंट को चेक करो, K इक्वल टू 2.5 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। K का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड किसके लिए आता है बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पहले बोले यूनिट याद रखना होगा, वैसे यहां पर जीरो ऑर्डर मेंशन कर भी दिया है, नहीं भी करता जीरो ऑर्डर मेंशन तो K के यूनिट को देख के हम समझ लेते ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। सोचो, यही एक्स्ट्रा ब्रेन आपको अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन बनाना है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, चलो फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन। इस रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं कि रेट जो होगा, रेट क्या होता है बताओ, -1/2 dNH3/dt इक्वल टू dN2/dt इक्वल टू 1/3 dH2/dt। ठीक है, रेट इक्वल टू क्या होता है, K और NH3 पर पावर 0। रेट का एक्सप्रेशन तो हम लोग ये लिखते हैं, देखो रेट इक्वल टू K और NH3 रिएक्टेंट है, चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 0। ठीक है, तो रेट निकालने का हम ये भी फॉर्मूला तो जानते हैं कि जो रिएक्शन लिखा रहता है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, ये रेट निकल गया। और रेट वाला एक्सप्रेशन में रेट इक्वल टू इसको लिखते हैं हम लोग K और कंसंट्रेशन, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है तो पावर 0 कर दिए, पावर 0 कर दिए, सबको इक्वल कर दिए, क्योंकि रेट इक्वल टू दिस, रेट इक्वल टू दिस, तो दोनों रेट ही है तो दोनों इक्वल हो गए ये सब पूरा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो, NH3 पर पावर 0, किसी भी टर्म पर पावर 0 मतलब 1, ये K के बराबर रह गया। बहुत सिंपल है ना, देखते चलो। अब आपसे क्या पूछा है, ये देखो, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, N2 और H2 दोनों के प्रोडक्शन का रेट नीचे लिखें, रेट ऑफ प्रोडक्शन या लिखो फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो इसमें क्या कर रहे थे कि जब हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं तो उसके एक्सप्रेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की चर्चा नहीं करनी रहती है, बात समझिए। तो क्या हो जाएगा, dN2/dt। देखो यहां ये लिखा हुआ है dN2/dt है लिखा हुआ, जो कि किसके बराबर है, K के। किसके बराबर है, K के। K का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, देखो 2.5 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 फाइंड हो गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 फाइंड हो गया। अब इसको देखो, अगर इस 3 को हम इधर ले जाएंगे तो dH2/dt को हम 3 के लिख सकते हैं,
तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 मतलब dH2 by dt, है ना। जो पढ़ा चुके हैं कि जब प्रोडक्शन या फॉर्मेशन की बात करेंगे तो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, तो dH2 by dt करेंगे कि ये 3 जो है इधर चला जाएगा k के साथ, तो 3k हो जाएगा। यहाँ ले रहे हैं हम 3k, 3 अब k का वैल्यू कितना है 2.5 into 10 to the power minus 4, तो कितना हो जाएगा 7.5 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ गए? हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर यही है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3 dN2 by dt, dN2 by dt k के बराबर है, डायरेक्ट k का वैल्यू लिख दिए। dH2 by dt 3 उधर चला जाएगा तो 3k, तो dH2 by dt को क्या बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, ये तो पूछ रहा है। तो 3k के बराबर हो गया, 3 है, k का वैल्यू पता था। पहला क्वेश्चन इस प्रकार हमारा बन गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन सोचो, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर थोड़ा जगह कम है इसलिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं, है ना, और फिर बनाएंगे सेकंड क्वेश्चन। बच्चों हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। द रेट ओबे, तथा रेट जो है इस को ओबे करता है। व्हाट विल बी द ऑर्डर, ऑर्डर पूछ रहा है फॉर डीकंपोजिशन ऑफ NH3, डीकंपोजिशन ऑफ NH3 माइनस dNH3 by dt, ठीक है, या डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 जो कहिए। कहता है कि रेट जो है, रेट का एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है dNH3 by dt इक्वल टू दिस। व्हाट विल बी द ऑर्डर, ऑर्डर आपसे पूछ रहा है फॉर डीकंपोजिशन ऑफ NH3, NH3 के डीकंपोजिशन का ऑर्डर। इफ यहां फिर इसमें दो क्वेश्चन है, NH3 इज वेरी लेस एंड NH3 इज वेरी हाई। जब NH3 को बहुत कम कर देंगे, ठीक है, ये हमारा रेट का एक्सप्रेशन है। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑर्डर पूछ रहा है, व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर डीकंपोजिशन ऑफ NH3, NH3 के डीकंपोजिशन का ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, दो सिचुएशन यहां दिया है, अगर NH3 बहुत लेस हो तो और NH3 बहुत हाई हो तो। K1 K2 भी यहां लिखा है, K1 और K2 ये कांस्टेंट है। बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं है, देखने में केवल ऐसा भारी भरकम बना दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखते चलो दिया क्या है यहां पर वो समझो, माइनस d NH3 by dt इक्वल टू K1 NH3 by 1 plus K2 NH3। ये ना हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ, यहां से चेक कर लीजिए सब चीज को। ठीक है, कहीं पर लिखने में मिस्टेक हो जाएगा तो फिर नहीं बनेगा, बात समझ गए? तो अब समझो यहां पर इसमें ए सिचुएशन में कह रहा है इफ NH3 इज वेरी लेस, इफ NH3 इज वेरी लेस। देखो बहुत आसान है, अगर हम NH3 को बहुत कम मान लेते हैं, बात को समझो, तो K2 NH3 जो यहां पर है, K2 NH3 इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 के रेस्पेक्ट में। मैथमेटिकली सोचो, क्योंकि हम कहीं भी किसी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं तो प्लस माइनस में उसको नेग्लेक्ट करते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं। अगर वहां नेग्लेक्ट करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमेशा नेग्लेक्टिंग जो होती है वो प्लस और माइनस के केस में। इफ NH3 इज वेरी लेस, अगर NH3 बहुत कम है तो सोचो ये तो कुछ ना कुछ होगा, ऊपर लिखा हुआ अपना छोड़ दो, 1 प्लस दिस, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं K2 NH3 को 1 के रेस्पेक्ट में। इफ NH3 इज वेरी लेस देन K2 NH3 is neglecting with respect to 1, with respect to 1
1 के रेस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब हम एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, माइनस डी NH3 बाय dt इक्वल, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, तो 1 प्लस 0, तो 1 नीचे छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, K1 NH3 पर पावर 1। पहला क्वेश्चन में इसमें नहीं कुछ करना है, पहला क्वेश्चन में ऑर्डर 0 था, वो क्वेश्चन खत्म हो गया। जब हम, दूसरा क्वेश्चन अलग है, जब हम NH3 को बहुत लेस मानते हैं तो K2 NH3 जो है 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, K1 NH3। तो जब K1 NH3 लिखे तो पावर कितना दिख रहा है, 1। ये तो हमसे पूछ रहा था, क्या पूछा है, व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर डीकंपोजिशन ऑफ NH3। ये कहलाता है डीकंपोजिशन ऑफ NH3। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या दिख रहा है, पावर 1। ठीक है, यहां हो गया पहला का आंसर ए का ऑर्डर, है ना, फॉर डीकंपोजिशन ऑफ NH3, डीकंपोजिशन ऑफ NH3 1, क्योंकि यहां पावर 1 है। ठीक है, अब आइए इसमें बी को देखिए, बी क्वेश्चन क्या कहता है, NH3 इज वेरी हाई। तो देखो, इफ NH3 इज वेरी हाई, तो सोचो क्या होगा, यहां सोचो क्या होगा, यही चीज यहां लिखा हुआ, यहां सोचो, यहां सोचो। अगर NH3 को बहुत ज्यादा कर दे, NH3 बहुत ज्यादा है तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, NH3 बहुत ज्यादा है ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसकी तुलना में हम 1 को ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बात को समझे, NH3 अगर बहुत कम है तो K2 NH3 को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करना है, और अगर NH3 बहुत बड़ा है तो 1 को ही नेग्लेक्ट कर देंगे ना। सोचो, ये वैल्यू अगर बहुत बड़ा आ जाता है हमारा NH3 का वैल्यू बड़ा है, K1 और K2 तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो। अगर हम NH3 को बहुत बढ़ा देते हैं तो ये वैल्यू पूरा का पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसकी तुलना में हम 1 को जोड़ दें या 1 को घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, यहां पर हम लिख सकते हैं, इफ NH3 इज वेरी हाई देन neglecting 1 in comparison of K1 NH3 and K2 NH3। ठीक है, तो तब हम एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, DNH3 बाय dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 NH3 बाय K2 NH3। 1 को नेग्लेक्ट कर दिए, है ना, नेग्लेक्टिंग, यहां नेग्लेक्टिंग लिख रहे हैं। ठीक है, इस दोनों की तुलना में जो है 1 को ही नेग्लेक्ट कर दिए, तो ये बाई ये लिखा है, 1 तो हट गया, हटा दिया इसको। अब NH3 से NH3 कैंसिल हो गया, K1 और K2 दो अलग अलग कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा यहां पर बताओ, K1 बाय K2। अब दो कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K। ठीक है, तो K है तो हम यहां लिख सकते हैं ना, NH3 पर पावर 0, कुछ नहीं बताया, NH3 पर पावर 0 कांस्टेंट रह गया, और ये कट गया आपका, यहां पर हम K1 बाय K2 इक्वल टू K लिखे। इनटू में अगर NH3 पे पावर 0 लिख देते तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका क्या मतलब कि रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ NH3 जो है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0, जब NH3 बहुत हाई रहेगा। तो सोचो, खुद सोचो, खुद सोच के देखो क्या हो रहा है इसमें। है ना, इसका मतलब है कि रेट ऑफ decomposition of NH3, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर। कब, इफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज वेरी हाई। ठीक है, अगर रेट ऑफ डीकंपोजिशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन
कांस्टेंट हो जाए तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिमाग में सेट करो। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं करे, मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्लियर है? अब यहाँ देखो K1 K2 के लिए K इंटू में NH3 का पावर 0 कर दिए, मतलब 1, सीधी सी बात है। यानी यहाँ पर डिकम्पोजिशन का जो रेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी उसका ऑर्डर जो होगा 0 हो जाएगा। यही हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। इस प्रकार से इसको आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। इस प्रकार से हम आपको क्या किए हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया इस वीडियो में। अब आपको डीपीपी मिलेगा, 19 या 20 क्वेश्चन उसमें होंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम आज सॉल्व भी किए हैं, तो जो रेस्ट बच गया उसको आप बनाइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर इस वीडियो को आपने अच्छे ढंग से देखा है, सुना है, समझा है तो सॉल्व होगा। नहीं सुने हैं, नहीं समझे हैं, पीछे वाले टॉपिक सब भूले हुए हैं, नहीं पढ़े, नोट्स तैयार नहीं किए हैं, तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाए थे वो वीडियो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का पिछला वीडियो, ठीक है, और आज का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आपको थर्ड डीपीपी दिया जाएगा जिसका आपका होमवर्क रहेगा, विद इन 2 डेज उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर हम आगे का वीडियो फिर आपको कंटिन्यू देते ही रहेंगे पर डे। क्लियर है? चलिए, ओके, थैंक यू।